हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, वॉल्यूम्स और एल्वेलाई के बारे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम उसके आगे की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर होता क्या है? प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। यानी कि कोई एक भी हम कंटेनर ले, उसमें बहुत सारी हमने मिक्सचर ऑफ गैसेस जैसे डाल रखी, तो उसमें किसी भी कोई एक इंडिविजुअल गैस यानी कोई एक अकेली गैस का क्या प्रेशर होगा, उसे हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर। ठीक है। देन हम ऑक्सीजन के लिए देखते हैं क्या होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसको इस तरीके से लिखते हैं PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो पार्शियल प्रेशर है हमारी बॉडी में जो हम मेजर करेंगे, उसे हम करेंगे mmHg में। अब पार्शियल प्रेशर हमारी बॉडी में हम कहाँ कहाँ मेजर कर रहे हैं? जो हमारे लंग्स है और जो हमारे टिश्यूज़ है, वहाँ पर जो ऑक्सीजन है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जो कैरी करके लेके जा रही है, तो उसी को हम देखते हैं कि उसका पार्शियल प्रेशर क्या है उस जगह पर। इन अ metabolically tissue, the PO2 यानी partial pressure of oxygen is about 40 mmHg, whereas the arterial blood brought to the tissue has a PO2 of 95 mmHg. So oxygen diffuse from the blood to tissue cell. अब हम पढ़ेंगे कि आखिर जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में कैसे डिफ्यूज होता है। अभी हमने लास्ट क्या पढ़ा था कि एल्विलाई जो लेयर है वहाँ पर कैसे ऑक्सीजन जो है आया, उसके हमने क्या पढ़ा, बेसमेंट मेम्ब्रेन पढ़ा। उसके अब हम क्या पढ़ेंगे कि आखिर जो वहाँ पर ऑक्सीजन हमारा आ रहा है वो कैसे ब्लड में डिफ्यूज़ होगा। तो वहीं पर हम उसके पार्शियल प्रेशर का जो कंट्रीब्यूशन है उसको अभी हम पढ़ेंगे। इसे हम अभी इमेज से देखेंगे कि आखिर ये क्या चीज़ समझाना चाहता है। जैसे PO2 40 mmHg इन टिश्यू, ये टिश्यू में 40 mmHg है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, और PO2 95 mmHg जो क्या है ब्लड में। देखिए कैसे, ये इमेज देखते हैं क्या है ये इमेज और क्या समझाना चाहता है। ये हमारे एल्वेलाई है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर छोटा सा। इसमें क्या एल्वेलाई एयर है, ये एयर अंदर आते हुए, ये एयर बाहर जाते हुए। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है 0.4 mmHg, और यहीं पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है 40 mmHg। आगे देखते हैं, यानी ये हमारा जो है लंग्स वाला एरिया है, ये हमारा हार्ट है, ये जो हमारी है ये हमारी आर्टरीज है, और ये जो हमारी है ये हमारी वेन्स है, और ये जो जा रही है लंग्स के पास, ये जा रही है हमारी राइट साइड वाले हार्ट से, जा रही है कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक, और ये फिर उसके बाद यहाँ पल्मोनरी वेन आ रही है वापस हार्ट तक। पहले सिंपल हम देखते क्या हो रहा है। ये हमारा लंग्स की एल्वेलाई है, ये हमारा हार्ट है जो कि ब्लड को पंप करेगा। ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी स्टार्टिंग हम यहाँ से देखते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 104 mmHg। तो यहाँ पे जो हमारी वेन है इसमें क्या वो ऑक्सीजन अंदर आ गया। ऑक्सीजन अंदर आया तो फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन अंदर आने के बाद ये हमारे हार्ट तक पहुँचा। हार्ट में पहुँचने के बाद हार्ट ने क्या है ब्लड को पंप किया। पंप किया कौन लेके जा रहा है, हमारा सिस्टमैटिक आर्टरीज। सिस्टमैटिक आर्टरीज यानी कि जो हमारे शरीर में जो आर्टरीज को कैरी करती है, ब्लड को कैरी करती है, कौन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये कैरी किया इसने, और ये लेकर आई धीरे धीरे यहाँ पर। यहाँ पर हमारा है बॉडी टिश्यू, और बॉडी टिश्यू में क्या है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर डिफ्यूज हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन डिफ्यूज कैसे हुआ वो हम देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है 95 mmHg, और CO2 क्या है यहाँ पर 40 mmHg।
ये हमारा ब्लड में। और टिश्यू में देखिए, टिश्यू में क्या है, टिश्यू में जो हमारा पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो क्या है 40 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 45 mmHg। अब इसमें क्या हुआ, ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये क्या हुआ, ये यहाँ पर डिफ्यूज हो गया। ये डिफ्यूज कैसे हुआ, ये डिफ्यूज ऐसे हुआ जब यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारी जो आर्टरीज है इसमें क्या है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है 95 जो कि ज़्यादा है, और जो हमारा बॉडी टिश्यू है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है 40 mmHg जो कि कम है। तो क्या हुआ, यहाँ पे कम होने के कारण जो हमारा ऑक्सीजन है वो इजीली इसमें डिफ्यूज हो गया। अब सेम रिवर्स यहाँ पर क्या हुआ, देखिए जो हमारा बॉडी टिश्यू है उसमें जो CO2 प्रेजेंट है उसका यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कितना है 45 mmHg, और जो हमारी वेन्स है मतलब सॉरी जो आर्टरीज है यहाँ पे जो जा रही है उसमें कितना है 40 mmHg। क्योंकि यहाँ पे 40 mmHg और यहाँ पर ज़्यादा है हमारे टिश्यू में, तो क्या हो गया, यहाँ से जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे यहाँ पर कितना है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर क्या है कम है, और यहाँ पर कम है इसका पार्शियल प्रेशर, और बॉडी टिश्यू में क्या है उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। तो ये क्या होता है, पार्शियल प्रेशर जो होता है क्या होता है वो हाई से लो की तरफ जाता है पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पार्शियल प्रेशर हाई था और यहाँ पर लो था, तो यहाँ से यहाँ कैरी हो गया। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है पार्शियल प्रेशर हाई है, और हमारी जो वेन्स जा रही है इसमें क्या है पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, तो यहाँ से इसमें ये डिफ्यूज हो गया इजीली। अब डिफ्यूज होने के बाद ये जो वेन्स है हमारी सिस्टमेटिक वेन जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है वो क्या होएगी, वो सीधा हार्ट तक जाएगी, और हार्ट में जाने के बाद क्या होगा, यहाँ से निकलेगी, और फिर देखिए यहाँ पर हम जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था वो ब्लड जो कैरी करके जा रहा था वो कितना था, उसका प्रेशर था जो हमारी आर्टरीज है यहाँ पर क्या था जो हमारी वेन्स है यहाँ पर कितना प्रेशर था 40 mmHg, और फिर वो यहाँ से इसमें डिफ्यूज हो जाने के बाद फिर ये यहाँ से यहाँ गया, और फिर यहाँ से वो इजीली क्या हुआ CO2 बाहर आ गई। और देखते क्या हुआ, सेम चीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 mmHg इन द टिश्यू में जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या है 45 mmHg, और ब्लड में जो था वो कितना था 40 mmHg। तो जो हमारा पार्शियल प्रेशर है वो क्या करता है, वो हाई से लो की तरफ जाता है। यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन का था टिश्यू में कम था और ब्लड में ज़्यादा था, तो ब्लड से वो क्या हो गया टिश्यू की तरफ चला गया, और टिश्यू में क्या था 45 mmHg जो कि ज़्यादा था, और ब्लड में क्या था कम था, तो वो कहाँ पहुँच गया, ब्लड में पहुँच गया। इन द एल्वेलाई में देखते हैं क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें कितना है 159 mmHg, और जो एल्वेलाई में वो कितना है 104 mmHg। हाई यहाँ पर है, लो यहाँ पर है, तो कहाँ जाएगा, लो की तरफ। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.3 mmHg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 40 mmHg। अब क्या है, पार्शियल प्रेशर जो हमारी एल्वेलाई है उसमें ज़्यादा है और बाहर क्या है कम है, तो वो कहाँ जाएगा, कम की तरफ। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। जो ब्लड है वही एक मीडियम है जो कि क्या करता है, ट्रांसपोर्ट होता है किसका, O2 का और CO2 का, कहाँ, हमारे बॉडी के टिश्यू तक। ऑक्सीजन कैसे कैरी होता है देखते हैं। About 97% of oxygen is transported by the erythrocytes in the form of oxyhemoglobin and 3% is carried in a dissolved form in the plasma। इरेथ्रोसाइट का मतलब क्या है हमारा, RBC। जो 90% है O2 ऑक्सीजन जो कि ट्रांसफर होता है किससे, RBC के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन।
ये एक तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, इसका नाम क्या है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और 3% जो कैरी करता है वो कौन करता है, प्लाज्मा कैरी करता है। हेमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कॉन्टेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी। आरबीसी जो होती है हमारी रेड ब्लड सेल्स, वो रेड क्यों होती है, वो इसके कारण होती है क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो जिसके पास क्या है, आयरन पिगमेंट है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, यानी कि हेमोग्लोबिन जिसमें आयरन प्रेजेंट है। और हेमोग्लोबिन क्या एक पिगमेंट है जो कि किस कलर का दिखता है, रेड कलर का दिखता है, इसलिए हमारी जो आरबीसी है वो रेड कलर की दिखती है। O2 कैन बी बाइंड विथ हेमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन। जो हमारा ऑक्सीजन है वो हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है और फिर वो रिवर्स भी हो सकता है, यानी कि जैसे वो जुड़ा है वैसे वो वापस टूट भी जाता है। ईच हेमोग्लोबिन कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। जो हमारा हेमोग्लोबिन है यानी जो हमारा आरबीसी है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। देखिए ये हमारा हेमोग्लोबिन है, इसके पास इस तरीके से 4 ऑक्सीजन कैरी हो सकते हैं इस तरीके से। तो यानी एक जो हमारा हेमोग्लोबिन है वो हमारे 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। फैक्टर्स दैट आर रिलेटेड टू बाइंडिंग एंड डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सीजन। वो सारे फैक्टर्स जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करने में और डिसोसिएट करने में हेल्प करते हैं, किसके साथ, हेमोग्लोबिन के साथ। कौन कौन से है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, और टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है वो रिलेट करेगा कि आखिर ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी कि नहीं होगी। द हाई PO2, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेस H+ कंसंट्रेशन यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, एंड लोअर टेम्परेचर आर द फैक्टर्स that favor the binding of oxygen with hemoglobin। यानी कि हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ने के लिए ऑक्सीजन को कौन कौन से फैक्टर्स जरूरी है, वो फैक्टर्स है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, H+ की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए और टेम्परेचर लो होना चाहिए। ये सारे मिलके क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। देन ऑक्सीहेमोग्लोबिन डज नॉट डिएसोसिएट until it reaches a tissue where partial pressure of oxygen is low, PCO2 यानी partial pressure of carbon dioxide is high, and high H+ concentration and high temperature exists. This factor dissociate of ऑक्सीहेमोग्लोबिन। कहने का मतलब है कि ऑक्सीहेमोग्लोबिन कब तक डीएसोसिएट नहीं होगा, जब तक वो ऐसी जगह पे ना पहुंचे, यानी टिश्यू पे ऐसी जगह पे ना पहुंचे जहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा हो, और H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, और हाई टेम्परेचर हो। ये सब फैक्टर्स क्या करते हैं, ऑक्सीहेमोग्लोबिन को तोड़ने का काम करते हैं। जैसे देखिए हमने पहले क्या पढ़ा था कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग में हेल्प कैसे होती है। बाइंडिंग में हेल्प कब होती है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का क्या हो, ज़्यादा हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो, कम हो। तब क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो इजीली बाइंड होता है के साथ, हमारे ब्लड के साथ। यहाँ पर क्या है, कम है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, और ऑक्सीजन का ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रही, बाइंडिंग हो रही है किसकी, ऑक्सीजन की, ब्लड के साथ, और वो इजीली जो है कैरी करके जा रही है। और वो टूटती कहाँ पर, यानी डिसोसिएट कहाँ पर होती है, वो तब होती है जब वो टिश्यू में पहुँचती है जहाँ पर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का लो होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होता है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ऑक्सीजन का लो होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीहेमोग्लोबिन जो कि जुड़कर आ रही है वो क्या होता है, टूट जाता है, और इजीली यहाँ पर वो ड्रॉप हो जाने के बाद इजीली हमारे बॉडी टिश्यू में डिफ्यूज हो जाता है। तो ये है हमारा डीएसोसिएशन किसका, ऑक्सीजन का।
एवरी डेसीलीटर यानी 100 ml ऑफ ब्लड कैन ट्रांसपोर्ट अबाउट 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो हमारा 100 ml ब्लड होता है वो 5 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है कोई भी नॉर्मल कंडीशन। अब कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में? अबाउट 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, यानी कि जो हमारा 100 ml ब्लड है उसको 4 ml ऑफ, वो कितने कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर सकता है? 4 ml को। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में 3 तरह के फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट होता है। पहला, इन अ डिजॉल्व फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के साथ जुड़कर डिजॉल्व फॉर्म में कितना 5 to 7%। सेकेंड, एज अ बाइकार्बोनेट अबाउट 70%, 70% जो होता है वो बाइकार्बोनेट के हिसाब से वो बॉडी में फ्लो करता है। इरेथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी हैव अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ, उसके पास हाई कंसंट्रेशन होता है किसकी? द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो कि एक कैटलिस्ट रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह काम करता है। हमारी ये रिएक्शन है CO2 प्लस H2O, और ये क्या बनाती है? H2CO3। और यहाँ पर हमारा एंजाइम काम करेगा कौन सा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। यहाँ पे वर्क करता है तो क्या करता है? CO2 प्लस H2O बना के क्या बनाता है? H2CO3। फिर H2CO3 की आगे रिएक्शन होती है जो कि क्या बनाती है? H प्लस आयन प्लस HCO3 माइनस। तो इस तरीके से वो 70% जो होता है ब्लड में ऐसे कैरी होकर जाता है। थर्ड वन है हमारा एस कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन अबाउट 23%। अबाउट 20-25% ऑफ CO2 कंबाइन होता है किससे? अमाइन रेडिकल ऑफ द ग्लोबिन पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन, यानी हेमोग्लोबिन के साथ उसके अमाइन ग्रुप के साथ ये जुड़ जाता है। कितना? 20-25%। बाइंडिंग रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड दी PO2, यानी कि बाइंडिंग जो रिलेटेड है वो किसके साथ जुड़ी हुई है? हमारे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ। When PCO2 is high and PO2 is low as in the tissue, more binding of CO2 occur। जब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर हाई होती है और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की लो होती है तो क्या होता है? CO2 की बाइंडिंग हो जाती है किसके साथ? हमारे हेमोग्लोबिन के साथ। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की कम है और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा है, तो इसी कारण क्या हुआ? यहाँ पर जो हमारा ब्लड है उसमें क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड की इजीली बाइंडिंग हो गई ब्लड के साथ। When PO2 is low, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई एज इन एल्वेलाइट, डिसोसिएशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन अमीनो हेमोग्लोबिन टेक प्लेस। जब क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर कम होगी और ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, तब वहाँ पे क्या होगा? डिसोसिएशन होगा। जैसे यहाँ पर क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की कम है और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की ज़्यादा है, जिसके कारण क्या हुआ? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड टूट गया अपने आप, किसके साथ? हेमोग्लोबिन के साथ, और यहाँ पर फिर किसकी बाइंडिंग हो गई? ऑक्सीजन के साथ। और फिर वो ब्लड जो है ऑक्सीजन लेके कैरी करते हुए फिर वो वापस गया। यहाँ पे आने के बाद फिर वहाँ पार्शियल प्रेशर चेंज हुआ, पार्शियल प्रेशर चेंज होने के बाद ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड फिर इधर हमारे ब्लड में कैरी हो गया, और कैरी होने के बाद फिर वो गया और फिर वो यहाँ पर आके फिर से वो टूट गया, और टूटने के बाद वो क्या हुआ? फिर वो बाहर अपने आप हमारे लंग से बाहर चला गया। The reaction catalyzed by the carbonic anhydrase occur in reverse reaction। जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुँचा? एल्वेलाई के पास पहुँचा। अब यहाँ पर क्या है? हमने टूटना दिखा रखा है कि आखिर वो कैसे टूटा। जो हमने पहले रिएक्शन पढ़ी थी वो क्या होगी? रिवर्स करेगी। कैसे रिवर्स करेगी? H प्लस CO3 जो आयन है वो क्या बनाएगा? वापस H2CO3, और फिर H2CO3 क्या करेगा? H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और CO2 ऐसे हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगी। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कहाँ होता है हमारी बॉडी में? देखते हैं। बाय द न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम में होता है। स्पेशलाइज सेंटर इन मेडुलर रीजन कॉल्ड द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। हमारे मेडुलर रीजन में, यानी कि हमारे ब्रेन के मेडुलर रीजन में एक स्पेशलाइज सेंटर है जिसका नाम क्या है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि हमारे रेस्पिरेशन के रिदम को बनाए रखता है। पोन्स रीजन कॉल्ड द न्यूमोटैक्सिक सेंटर। पोन्स रीजन में भी हमारा एक एरिया होता है जिसका नाम क्या है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर।
ये भी क्या करता है, हमारी रिदम को ही, जो हमारी ब्रीदिंग रिदम है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। कीमोसेंसिटिव एरिया होता है adjacent टू द रिदम सेंटर इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड H+ आयन। जो हमारा कीमोसेंसिटिव एरिया होता है वो कहाँ पर होता है, एडजेसेंट होता है किसके, रिदम सेंटर के पास। रिदम सेंटर यानी जो हमारा मेड्यूलर रीजन है, ये हाईली सेंसिटिव है किसके लिए, CO2 और H+ आयन के लिए। यानी कि CO2 अगर बढ़ जाएगा, H+ आयन बढ़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा, और फिर ये क्या करेगा, इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस, यानी कि इंक्रीज हो गया कौन सा, CO2 और H+ आयन, एक्टिवेट दिस सेंटर एंड सेंड्स सिग्नल टू द रिदमिक सेंटर टू नेसेसरी एडजस्टमेंट। यानी कि अगर हमारा CO2 और H+ आयन इंक्रीज हो जाता है तो ये सेंटर क्या करता है, सिग्नल भेजता है किसको, और हमारे रिदमिक सेंटर यानी कि हमारे मेडुला वाले रीजन को, जो कि क्या करता है, नेसेसरी एडजस्टमेंट करता है, यानी कि जो जरूरी एडजस्टमेंट है वो ये करता है। रिसेप्टर विथ aortic arch and carotid arteries are also recognize changes in CO2 plus H+ ion and send signal for the remedial actions। हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, आयोटिक आर्च में और कैरोटिड आर्टरीज में, जो कि क्या करते हैं, अगर चेंजेस आ रहे हैं कहाँ पर, CO2, यानी कि जैसे ये सिस्टम करा था हमारा कीमोसेंसिटिव एरिया, CO2 और H+ आयन में अगर चेंजेस आ रहे थे तो वो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेज रहा था। तो इसमें भी अगर ये काम ना करे तो ये भी एक और पड़ा है, ये भी है, अगर उसमें चेंजेस हुए तो ये भी क्या करता है, सिग्नल भेजता है हमारे रिदमिक सेंटर को, और रिमेडियल एक्शन यानी जो भी एक्शन लेने हैं वो एक्शन हमारी बॉडी फिर लेगी। आगे पढ़ते हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। पहला है हमारा अस्थमा। अस्थमा क्या होता है, caused by hypersensitivity of the bronchioles to any foreign substance। हमारे जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स वाले कौन सा हमने पढ़ा था, ब्रोंकस के बाद पहले प्राइमरी ब्रोंकस था, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस था, टर्शरी था, उसके बाद वो ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद एल्वेलाई में आता है। तो वही वाला जो ब्रोंक्यूल्स एरिया है, अगर उसके अंदर कोई सब्सटेंस पहुंच जाए या हाइपर सेंसिटिव यानी वो सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ हो जाए, कुछ भी फॉरेन सब्सटेंस अगर अंदर पहुंच गया तो वो हाइपर सेंसिटिव हो गया, यानी कि उसे सहन नहीं कर पा रहा है, तो उसके कारण क्या होता है, हमारा अस्थमा होता है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग काउजिंग वीजिंग ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। यानी कि अस्थमा में क्या होता है, हमें जो इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फ्लामेशन किसकी हो जाती है, हमारी ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स की, यानी कि जो हमारे जहाँ पे सांस लेने वाली जो मेन ब्रांच है, यानी कि ब्रोंकस के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इसमें अगर इन्फ्लामेशन आ गई या कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसके कारण क्या होगा, हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी, तो ये क्या होता है, हमारा अस्थमा होता है। इसके लिए फिर पंप लेना पड़ता है। एम्फाइसीमा क्या है, क्रॉनिक डिसऑर्डर है इन विच द एल्वुलर वॉल्स आर डैमेज्ड, हैंस रेस्पिरेटरी सर्फेसेस रिड्यूस। ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसके कारण क्या होता है, जो हमारी एल्वेलाई की जो वॉल्स है वो डैमेज होती है, यानी कि खराब हो जाती है, और जिसके कारण क्या होता है, जो हमारे सांस लेने का जो सरफेस यानी कि जो बाकी सारे एल्वेलाई है, अगर कुछ एल्वेलाई की जो वॉल्स डैमेज हो गई तो क्या होगा, अपने आप हमारे जो सांस लेने का जो सरफेस है वो कम हो जाएगा। इसका मेन कारण क्या है, सिगरेट स्मोकिंग इज द मेजर कॉज ऑफ डिसऑर्डर। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको ये मेनली डिसऑर्डर हो जाता है। थर्ड है हमारा occupational respiratory disorder. This disease occur in those person who work in certain industries like grinding or breaking of stones. ये डिजीज उनको होती है जो क्या करते हैं, ग्राइंडिंग और ब्रेकिंग ऑफ स्टोन्स, यानी कि उस इंडस्ट्रीज वाले लोगों को होती है जो कि पत्थरों को तोड़ने का काम और उसको पीसने का काम करते हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज में ये ज़्यादातर प्रॉब्लम्स देखी जाती है। सो मच डस्ट प्रोड्यूस विच द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुल्ली कॉप अप विद द सिचुएशन। यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होता है जिसके कारण हमारी जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो काम नहीं कर पाता उस सिचुएशन में। लॉन्ग एक्सपोजर लीड टू द फिब्रोसिस एंड लंग डैमेज। अगर ज़्यादा वक्त तक उस जगह पे काम किया जाए तो हमारे जो लंग्स है उसमें फिब्रोसिस यानी कि गांठ पैदा हो सकती है, और लंग डैमेज यानी कि हमारे जो लंग्स है वो खराब हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज यहीं पे ख़त्म होती है, चैप्टर ख़त्म हो गया है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।